जापान एक ऐसा देश है जिसके सिटीजन्स को दुनिया में सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड माना जाता है, जिन्हें मोस्टली देश विदाउट एनी कंडीशंस वीजा दे देते हैं। मगर 24 अगस्त 2023 को जापान में कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से जापान का ऑल टाइम सपोर्टर अमेरिका तक उसके विरोध में आकर खड़ा हो गया। मगर विडंबना तो देखो, जिस चीज का विरोध अमेरिका कर रहा था वह खुद समय समय पर यही काम करता है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या है वो काम, आखिर क्या है यह पूरा मामला, आखिर जापान ने ऐसा क्या किया था, आइए डिटेल में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 24 अगस्त 2023 को, जब जापान ने फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट से निकलने वाले रेडियो एक्टिव पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ने का फैसला लिया। तभी यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। अगर फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट की बात की जाए तो विवादों से इसका पुराना नाता है, क्योंकि यह वही पावर प्लांट है जो 2011 में आई सुनामी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए थे कि परमाणु संयंत्र कितने खतरनाक हो सकते हैं और क्या ये इंसानों के लिए सुरक्षित हैं भी या नहीं। दरअसल सुनामी की वजह से इस पावर प्लांट में लाखों लीटर रेडियो एक्टिव पानी कचरे के रूप में इकट्ठा हो गया था। यह पानी इतना ज्यादा था कि इसका निपटारा कर पाना जापान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। यही वजह थी कि जापान ने इस चुनौती से बचने का रास्ता खोजा और इस पानी का एक बड़ा हिस्सा यानी 12,50,000 लीटर को 2023 में समुद्र में छोड़ने का निर्णय ले लिया। यह कितनी अजीब बात है ना कि आप रेडियो एक्टिव वाटर को डिस्पोज नहीं कर पा रहे हो तो आप इसे समुद्र में छोड़ दो, जबकि समुद्र तो लाखों जीवों का घर है और कहीं ना कहीं सभी समुद्र आपस में कनेक्टेड हैं, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। यही वजह थी कि अमेरिका और दूसरे कई देशों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मगर जैसा कि हमने बताया, अमेरिका खुद भी अपने रेडियो एक्टिव कूड़े को समुद्र में फेंकता रहा है। इसके बावजूद वह जापान को खरी खोटी सुनाने लगा। ये तो वही बात हो गई ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मगर अब सवाल यह उठता है कि रेडियो एक्टिव वाटर होता क्या है और इसे समुद्र में फेंकने से लोगों को परेशानी क्यों होती है। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात की जाए तो यह ऐसा कचरा होता है जो परमाणु ऊर्जा जनरेट करने के बाद वेस्ट के रूप में बच जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो जैसे लकड़ी जलाने के बाद राख बचती है, वैसे ही परमाणु संयंत्र में यह कचरा बचता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात की जाए तो यह लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों रूप में हो सकता है। दरअसल ये लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि परमाणु संयंत्र में मशीनों को ठंडा करने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से साधारण पानी भी रेडियो एक्टिव बन जाता है। इसका प्रभाव केवल समुद्री जीवों तक लिमिटेड नहीं रहता, यह फूड चेन के जरिए इंसानों तक भी पहुंचता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी कि जब कोई इंसान रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाली मछली खाता है तो वह बीमार हो सकता है। इनफैक्ट उसे कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। 2023 में जापान ने 12,50,000 लीटर रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ा था। ये पानी कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इससे 500 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल पूरी तरह से भरे जा सकते हैं, जिसका खामियाजा आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और अगर परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही इसकी होड़ शुरू हो गई थी। उस वक्त इंसानों ने परमाणु हथियार ही नहीं बनाए बल्कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कई तरीकों से करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे अहम है बिजली उत्पादन। इंसान परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना तो सीख गया, मगर इसके बाद निकलने वाले कचरे के निपटान का कोई पक्का तरीका आज तक नहीं ढूंढ पाया, या फिर कहें कि इसमें उसकी दिलचस्पी ही नहीं थी। इसलिए ऐसे कचरे को समुद्रों में फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे, जिसकी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना पड़ा। यह बात है 1993 की, जब पूरी दुनिया में यह कानून बना कि कोई भी देश न्यूक्लियर प्लांट से निकले रेडियो एक्टिव पानी को समुद्र में नहीं छोड़ेगा। वैसे अगर 1993 से पहले की बात करें तो 13 देश अपने परमाणु कचरे को समुद्र में फेंक रहे थे, जिसमें अमेरिका 1946 से ही ऐसा करता आ रहा था। इसके अलावा रूस और अन्य कई देश भी ऐसा करते थे। लेकिन जैसे ही 1993 में यह कानून आया, दुनिया में रेडियो एक्टिव कचरे को समुद्र में फेंकने पर रोक लग गई। बट अब सवाल यह है कि जब यह कानून 1993 में आ गया था तो 2023 में जापान ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वह इतने सारे पानी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर सके। हालांकि जापान के इस निर्णय का सबसे ज्यादा विरोध जापान के अंदर ही हुआ था। जापान के लोगों का कहना था कि समुद्र केवल सरकार का नहीं बल्कि जापान के नागरिकों का भी है। इसका सबसे बड़ा विरोध जापानी मछुआरों ने किया। हम आपको बता दें कि जापान ऐसा देश है जहां 80% लोग सी फूड और उसमें भी स्पेशली फिश खाते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग फिशरीज इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रेडियो एक्टिव पानी का सबसे भयानक असर मछलियों पर ही पड़ने वाला था।
जिससे लोगों की सेहत खराब हो सकती थी। इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे और ऐसा पहले भी हो चुका था। एक्चुअल में 2011 में जब फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तब इसका काफी कचरा समुद्र में मिल गया था, जिसकी वजह से आसपास की मछलियों में रेडियो एक्टिविटी बढ़ गई थी। जब वैज्ञानिकों ने इन मछलियों की जांच की तो पता चला कि इनके मीट का कंजम्पशन इंसानों के लिए घातक है। इसलिए जापान ने तब अपने देश की मछलियों को खाना बंद कर दिया था और दूसरे देशों से मछलियां मंगानी शुरू कर दी थी। हालांकि इससे जापान में फूड क्राइसिस तो नहीं आया, मगर जापानी मछुआरे बेरोजगार हो गए थे क्योंकि उनकी मछलियां कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। जो मछुआरे दूर समुद्र में जाकर मछली पकड़कर लाते थे उन्हें भी अपनी मछलियां बहुत सस्ते दामों पर बेचनी पड़ी क्योंकि लोग डर के मारे उन्हें नहीं खरीदते थे। धीरे धीरे समय बीता और जापानी तटों के पास मिलने वाली मछलियां काफी हद तक प्रदूषण मुक्त हो गईं, जिससे मछुआरों का जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा। मगर अफसोस 2023 में जापान ने फिर से समुद्र में रेडियो एक्टिव पानी छोड़ने की जानकारी दी, जिससे मछुआरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसलिए वे इसका विरोध कर रहे थे। मछुआरों के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी जापान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, मगर अफसोस सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी। एक्चुअल में जापानी सरकार ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पास मौजूद रेडियो एक्टिव पानी के सभी टैंकरों को एक के बाद एक पूरी तरह से भर डाला था। इसके बारे में स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह पानी इतना खतरनाक है कि अगर जल्दी से टैंकर को खाली नहीं किया गया तो खड़े खड़े यह गल जाते और इनमें भरा पानी चारों ओर लीक होकर फैल जाता, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता। हालांकि 2011 से ही जापानी सरकार इस पानी को इकट्ठा करने के लिए कई टैंक यहाँ बनवा चुकी थी, जिसके एक टैंक में लगभग 10 लाख लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन जब सभी टैंकर भर गए तो जापानी सरकार को इस पानी को रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल इस पूरी समस्या की जड़ तो 2011 में आई सुनामी ही थी। सुनामी की वजह से ही फुकुशिमा पावर प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बैटरी बैकअप और न्यूक्लियर फ्यूल को ठंडा रखने वाली प्रणाली खराब हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ का परमाणु ईंधन ज्यादा गर्म हो गया और फिर यह एक विस्फोट के साथ फट गया। इस दुर्घटना की वजह से न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेटर्स ने बड़े पंपों की हेल्प से पानी में डूब चुके न्यूक्लियर फ्यूल वाले एरिया को साफ किया और बचे हुए पानी को बड़े बड़े टैंकर्स में भरना स्टार्ट कर दिया। आज भी 1000 से ज्यादा ऐसे बड़े टैंक फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के कंटेमिनेटेड वाटर से भर गए थे। लेकिन इन टैंकों का रख रखाव करने वाले इंस्टीट्यूशंस का कहना था कि जैसे ही कोई बड़ी सुनामी और अर्थक्वेक आएगा तो यह टैंक टूट जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसी मुसीबत आ सकती थी जिसे संभालना जापान के क्या पूरी दुनिया के बस में नहीं था। इसलिए जापान की सरकार ने टैंकों में भरे पानी को समुद्री किनारे से 1 किलोमीटर भीतर की ओर समुद्र की तलहटी में 39 फीट की सुरंग बनाकर छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि जापानी वैज्ञानिकों का कहना था कि यह एक सेफ प्रोसेस है, मगर साइंटिफिक अमेरिकन इस प्रोसेस को सुरक्षित नहीं मानते थे। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्री लहरों या तूफान के कारण जापान से छोड़ा गया यह रेडियो एक्टिव वाटर और कचरा वाशिंगटन से लेकर अलास्का, कनाडा, चीन, फिलीपींस के समुद्री तट तक आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि समुद्र की कोई सीमा नहीं है। धरती पर मौजूद सभी महासागर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यह पहली बार नहीं होगा, बल्कि पहले भी ऐसा हो चुका है। दरअसल 2011 में जब यह घटना हुई थी तो यह परमाणु कचरा केवल 6 महीने में ही सैन डियागो तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से सैन डियागो में पाई जाने वाली ट्यूना मछलियों में रेडियो एक्टिविटी देखी गई थी। यही नहीं, समुद्र में पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन नाम की माइक्रो सीवीड ने समुद्र में फैल चुके इस रेडियो एक्टिव प्रदूषण को सोख लिया था, जिसकी वजह से इस शैवाल को खाने वाले सी क्रिएचर्स भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल से सफरिंग हो गए थे। अगर इस रेडियो एक्टिव पानी की बात की जाए तो इस पानी में ट्रिटियम पाया जाता है। अगर ट्रिटियम की बात की जाए तो यह रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का ऐसा प्रकार होता है जो पानी में घुल जाता है और उसमें घुलकर उस पानी के संपर्क में आने वाले ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड जीवों में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। मगर अब सवाल उठता है कि इस रेडियो एक्टिव वाटर को समुद्र में फेंकने के अलावा क्या इंसानों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? साइंटिस्ट की बात की जाए तो कुछ दूसरे तरीके भी मौजूद हैं, जैसे कि इस पानी को गर्म करते हुए इवेपोरेटेड कर दिया जाए और बचे हुए पदार्थ को जमीन में दबा दिया जाए। मगर अफसोस यह प्रोसेस बेहद धीमी होने के साथ साथ महंगी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पानी को इवेपोरेटेड करने में सालों लग सकते हैं। हालांकि जापानी सरकार का कहना है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस रेडियो एक्टिव पानी को कई स्टेप्स में फिल्टर किया है, जिससे ट्रिटियम को छोड़कर बाकी सभी हार्मफुल एलिमेंट्स निकल चुके हैं। इसलिए यह पानी समुद्र को ज्यादा कंटेमिनेटेड नहीं करेगा। इसके अलावा जापानी सरकार का यह भी कहना है, जो काफी हद तक सही भी है, कि रेडियो एक्टिव वाटर को समुद्र में छोड़ने वाले हम दुनिया के पहले देश नहीं हैं, बल्कि समय समय पर सभी देश ऐसा कदम उठाते रहे हैं।
जापान के अनुसार पिछले साल चीन ने अपने पावर प्लांट से निकले 112 ट्रिलियन बैरल ट्रिटियम वाटर को बिना फिल्टर किए ही समुद्र में फेंक दिया था। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बैरल पानी लगभग 160 लीटर के बराबर होता है। लेकिन चीन ही नहीं, कनाडा, यूएसए, यूके, साउथ कोरिया, फ्रांस, आज तक बहुत सारे देश ऐसा पानी समुद्र में छोड़ चुके हैं, जिसमें जापान का हिस्सा तो बहुत कम है। जबकि जापान ने तो फिल्टर करके इस पानी को काफी हद तक साफ करके डाला है ताकि समुद्री फोना एंड फ्लोरा पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जापानी सरकार का यह भी कहना है कि बारिश के पानी के साथ भी ट्रिटियम हमारी धरती पर गिरता ही है। हर साल एटमॉस्फेयर में ट्रिटियम का उत्पादन होता है और पूरे प्रशांत महासागर में पहले से ही 8,400 ग्राम ट्रिटियम मौजूद है, जबकि फुकुशिमा के पानी में ट्रिटियम की मात्रा 3 ग्राम से भी कम है। यानी कि जापानी सरकार द्वारा प्रशांत महासागर में रेडियो एक्टिव वाटर छोड़े जाने से महासागर की स्थिति स्टेबल ही रह सकती है, क्योंकि जापान काफी हद तक इस पानी को समुद्र में छोड़ चुका है। मगर इस पानी के भविष्य में क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, इसके बारे में तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।